a very senior scientist, just retired from CSIR, India, and he's a unique personality. He's a scientist as well as a poet and a civil rights activist, a filmmaker, and a lot of other things. The list is quite long. So today's format is, because he's a scientist, so he's going to talk on the assault on scientific rationality. And since he's a poet also, so part two will be, we will hear some of his poetry also. So rather than me going on to introduce him, I have invited my good friend and an equally important contributor to this event, Danish Iqbal Saab, to say a few words on Gohar Raza Saab and whatever else he feels good for the event. So Danish Iqbal Saab. बहुत शुक्रिया नवाजिश। ख्वातीन व हज़रात, ये मेरी ऐन खुशबख्ती है। मैंने खुशकिस्मती नहीं कहा, मैंने खुशबख्ती कहा। खुशबख्ती खुशकिस्मती से बेहतर चीज समझी जाती है, क्योंकि ज्यादा काबिल गाढ़ा लफ्ज है कि आज मुझे गौहर रजा साहब के बारे में कुछ कहने का मौका मिल पाया है। चुनांचे मैं इस वक्त अगर दुनिया का नहीं तो कम से कम इस महफिल का सबसे खुश व खुर्रम इंसान हूँ। और खुशी की वजह छुपाने से क्या हासिल, इसलिए चलिए आपको भी शरीके राज कर लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे आपको किसी से ढका छुपा या बल्कि झिझकता सा एक तरफा इश्क हो जाए और बेचारे फरीक सानी को इल्म ही ना हो कि आप छुप छुप कर इश्क फरमाते हैं। नतीजा ये होगा कि मामला हमेशा इंतहा में रहेगा, जैसे कि हमारा चल रहा है, कुछ आगे ना बढ़ सकेगा। लेकिन अचानक अगर आपसे कोई ये कह दे कि आपको दावत दी जाती है कि 8 नवंबर 2000 को आप बाकायदा बैनुल-अक़वामी सतह पर सबके सामने इज़हार इश्क फरमाएं, तो सोचिए कि खुशी और जोश मुसर्रत का क्या आलम होगा। आप मेरे दांत देख रहे हैं। एक खामोश परस्तार के तौर पर एक जमाने से ये हकीर फकीर गौहर रजा साहब के काम का और उनका मदार रहा है। एक जमाने में ये मालूम करके, जब बिल्कुल शुरू का दौर था, हम तकरीबन स्टूडेंट थे, तो रश्क हुआ था कि गौहर रजा साहब ने भगत सिंह पर एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। फिर एक दिन मालूम हुआ कि गौहर रजा साहब सिर्फ फिल्म मेकर ही नहीं है, वो तो एक अहम साइंसदान भी हैं। फिर एक मुशायरे में जब उनके नाम का ऐलान हुआ तो ये खुशगवार इंकिशाफ हुआ कि अरे वाह, गौहर रजा साहब न सिर्फ शायर हैं बल्कि अपने हर शेर से मुशायरा लूट लेते हैं। तो साहब, किताबों में जरूर पढ़ा था कि ऐसे जीनियस लोग भी दुनिया में होते हैं जो हर मैदान में यद तूला रखते हैं, लेकिन सचमुच के जीते जागते किसी इतने हमजहत इंसान को देखा नहीं था। इसलिए हमारी पसंदीदगी जो है वो उन्स और फिर मोहब्बत की मंजिलों से गुजरते हुए इश्क की वादियों की जानिब बेपांव बढ़ रही थी कि अचानक एक दिलशिकन बात ये पता चली कि गौहर रजा साहब शायद दुनिया के अकेले ऐसे शायर हैं जो बबांग दोहल ये कहकर इश्क करने वालों को दहलाते रहते हैं कि वो इश्किया शायरी नहीं करते, यानी वो इश्क में यकीन नहीं रखते। अब आने वाले जमाने में जो रिसर्चर्स होंगे, मुहक्किकीन होंगे, इस गुत्थी को जरूर सुलझाने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसा शायर जो इश्किया शायरी नहीं करता, तो फिर हमारे पास क्या जवाब रह जाता है कि एक मुनकिर इश्क की शायरी से हम इश्क फरमाएं। तो देखिए, असल बात यह है कि जैसे खालिस देसी घी मुश्किल से मिलता है, खालिस शहद आंखों में लगाने को भी नहीं मिल पाता है, ऐसे ही खालिस इश्क भी शाज़ो नादिर ही देखने को मिलता है। खालिस इसलिए कह रहा हूं कि ये सितम ज़रीफी नहीं है तो और क्या है कि गौहर रजा साहब साइंस से इश्क करते हैं, आजादी फिक्र से इश्क करते हैं, आजादी ज़हन से इश्क करते हैं, वो अपने मुल्क से इश्क करते हैं और समाज और समाजी इंसाफ से भी इश्क करते हैं। लेकिन फिर भी जिद यही है कि हम इश्किया शायरी नहीं करते। उनकी हर नज्म किसी न किसी समाजी या सियासी मौजू से उनके इश्क की दास्तान सुनाती है और उसमें इश्किया मसनवियों के सभी लवाजमात भी पाए जाते हैं। बल्कि जिस तरह से गौहर रजा की जिंदगी में साइंस, फलसफा और शायरी एक ही नुक्ते पर मरकूज हो जाते हैं,
उस हिसाब से देखा जाए तो गौहर रज़ा साहब एक साइंसदान और शायर से ज़्यादा शायद एक सूफ़ी हैं और दाढ़ी भी मतलब इसी जानिब इशारा करती है। और सूफ़ी इसलिए हैं कि वो न तो समाज को और ना ही इंसान को खानों में तक़सीम करके देखते। गौहर रज़ा साहब सूफ़ी हैं क्योंकि वो इंसान और इंसान की इंसानियत से प्यार करते हैं। हालाँकि हमारे बहुत से कई दोस्तों के ख़्याल में जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं कि गौहर रज़ा साहब एहतिजाज और मज़ाहमत के शायर हैं। वो हर किस्म की जहालत और ज़ुल्म ज़्यादती के खिलाफ, हर किस्म की नाइंसाफ़ी के खिलाफ वो कलम भी उठाते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं और कलम भी। आम तौर से लोग कलम उठाते हैं, हमारे जैसे लोग कलम उठा लेते हैं, आवाज़ कभी-कभी और बड़ी मुश्किल से साल में 1-2 बार उठाते हैं और कदम, कदम तो शायद कभी नहीं उठाते। ये ख़ुसूसियत, ये वस्फ़ सिर्फ़ गौहर रज़ा साहब का ये एज़ाज़ है। लेकिन एक बात जो मैं चाहूँगा कि उस पे आप तवज्जो दें कि वो एहतिजाज करते हैं, वो कदम उठाते हैं, वो कलम उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के इज़हार के लिए उन्होंने हमेशा निहायत खूबसूरत ज़बान और बहुत ही दिलकश लहज़े का, नर्म मुलायम लहज़े का इस्तेमाल किया है। शायराना ज़बान की तमाम तर नरमी, शीरीनी, दिलकशी और तहज़ीब उनकी पहचान है, उनके इज़हार की पहचान। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई शहर, अगर कोई मकाम एक दिन ये तय कर ले कि वो किसी इंसान की आवाज़ में बोला करेगा, तो हम ये कहेंगे कि हिंदुस्तान की जो राजधानी दिल्ली है, वो अपने दिल की आवाज़ गौहर रज़ा के देनो-दिल के वसीले से बाकी दुनिया तक पहुँचाती है। वो दिल्ली जो गालिब और खुसरो और ख्वाजा मीरदत की दिल्ली है, वो दिल्ली जो महात्मा गांधी की दिल्ली है, गौहर रज़ा उस शहर का जागता रोशन ज़मीर है। वो ज़मीर जो शेर कहता है, जो निहायत बाअदब अदब तक़रीर करता है। न जाने कितनी नज़्में हैं उनकी, जो मुझे बहुत पसंद हैं और जी चाहता है कि मैंने लिखी होती अगर मैं शायर होता। और वो नज़्में यकीनन आज के अहद की आवाज़ कही जा सकती हैं, लेकिन मुझको चंद ही मिनट की इजाज़त थी, इसलिए साहब दिल पे पत्थर रखकर कुछ अशार जो है कोट करना चाहूँगा। इतराफ़ मोहब्बत के तौर पे ये अशार अर्ज़ करता हूँ। ध्यान दीजिए, अंधे कुएँ में झूठ की नाव तेज़ चली थी, मान लिया। अब देखिए कि अंधे कुएँ में पानी नहीं होता, अंधे कुएँ में नाव नहीं होती, अगर नाव होती है तो वो चल नहीं सकती, और अगर चल भी सकती है तो तेज़ नहीं चल सकती। अब ये देखिए, एक मिसरे के अंदर ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी आप इसे देखिए और एप्रिशिएट कीजिए। अंधे कुएँ में झूठ की नाव तेज़ चली थी, मान लिया, लेकिन बाहर रोशन दुनिया, लेकिन बाहर रोशन दुनिया आपसे सच बुलवाएगी। नफ़रत में जो पले बड़े हैं, नफ़रत में जो खेले हैं, नफ़रत देखो आगे आगे, उनसे क्या करवाएगी। ये मत खाओ, वो मत पहनो, इश्क तो बिल्कुल करना मत। ये शायद मुझसे ही कहा जा रहा है, क्योंकि उनकी शायरी से इश्क हो चला था। ये मत खाओ, वो मत पहनो, मेरी शर्ट्स पे भी बहुत एतराज़ किए गए आज। ये मत खाओ, वो मत पहनो, इश्क तो बिल्कुल करना मत, देशद्रोह की छाप तुम्हारे ऊपर भी लग जाएगी। हाय! में जो कहा गया है, वो आज के दौर का सबसे खतरनाक, सबसे डरावना सच है। यानी कि अगर मेरे इश्क का पता यहाँ अहले सियासत को चल गया, तो मैं तो यूपी में रहता हूँ। आप समझ सकते हैं कि मेरा क्या होगा। सिर्फ दो देशद्रोह ही नहीं, हम तो पता नहीं क्या-क्या है, कौन-कौन सा द्रोह लग जाएगा। इसलिए साहब हम चुप रहेंगे और हम बिल्कुल अपने इश्क का इज़हार नहीं करेंगे। वो जो इज़हार इश्क हमको करना था, फिर कभी हुकूमत बदल जाएगी, हालात दूसरे होंगे तो कभी कर लेंगे। फिलहाल जो मौज़ू है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो साइंस और रेशनैलिटी और ये जो आज का मौज़ू है जिस पे वो बात करने वाले हैं, इसके बारे में तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो आहिस्ता से किनारे-किनारे की बातें करके, मार्जिनल बातें करके मैं निकल लिया। तो देखिए मैं साइंस और रेशनैलिटी और रीज़न के बारे में मैं क्या अर्ज़ करूँ? रीज़न ये है कि
मैंने सोचा कि इस पे बोलूं, फिर मैंने सोचा कि बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, क्या ये शुभ होगा? क्या ऐसे मनहूस दौर में, जबकि ट्रंप साहब की गवर्नमेंट गिर चुकी है, हालात बहुत दिगरगू हैं, और तो क्या ये मुनासिब होगा मेरे लिए कि मैं साइंस और रीजनिंग और इस पे कुछ बात करूं? तो एक ज्योतिषी दोस्त हैं, उनको मैंने फोन किया, उन्होंने फोन उठाया नहीं, और उन्होंने ये सोच के नहीं उठाया कि एक मलेच्छ इंसान जो एग्नोस्टिक भी है, जिसके बारे में यही नहीं मालूम उसका फेथ क्या है, क्या उसका फोन उठाना मुनासिब होगा? क्या ये शुभ घड़ी है फोन उठाने की? तो मुझे नहीं मालूम कि ये शुभ घड़ी है उन बातों के, उन मौज़ूआत के बारे में बात करने की जो मौज़ूआत गौहर रज़ा साहब के हैं। इसलिए फ़िलहाल मैं बहुत इज़्ज़त, बहुत खुलूस, बहुत एहतराम के साथ मैं आवाज़ देता हूँ हिंदुस्तान की राजधानी के ज़मीर की आवाज़ को। जनाबे गौहर रज़ा, अब आपसे मुखातिब हूँ। बेहद शुक्रिया दानिश भाई, लेकिन शुक्रिया नहीं जवाब होता मोहब्बत का, इसलिए दूसरी तरफ से भी मोहब्बत कबूल कीजिए, इश्क कबूल कीजिए। और मैं बेहद शुक्रगुजार हूं इतने खूबसूरत अल्फाज में अपने को सुनना, अपने बारे में सुनना। कुछ ऐसा लग रहा था कोई कहीं पीछे खड़ा है, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, कहीं कोई दूर है, क्योंकि मैं इन अल्फाज का बिल्कुल मुस्तहक अपने को नहीं समझता। आई एम humbled, आई एम सीरियसली humbled टू लिसन टू यू। लेकिन जाहिर है कि रजी भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर इंडियन डायस्पोरा वॉशिंगटन डीसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर वो लोग जिनको मैं अपना ज़मीर और अपनी शख्सियत और अपने ख्यालात के ढालने का जिम्मेदार समझता हूं, वो लोग इस प्लेटफॉर्म पर बोल चुके हैं। तो मुझे एक तरह की नर्वसनेस भी मौजूद मालूम हो रही है और महसूस हो रही है, क्योंकि मैं उस कतार में खड़ा होने का भी लायक अपने को नहीं समझता। बहरहाल मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं खास तौर से रजी भाई को इस बात की कि इस दौर में जबकि हालात कुछ इस तरह के हैं जैसे 20वीं सदी के शुरुआती दौर में दुनिया बहरान से गुजर रही थी और तरह तरह के बहरान से गुजर रही थी, उस वक्त लगातार ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करना, ऐसे लोगों के साथ बात करना जो न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि अपने मुल्क की सरहदों के बाहर भी देखते, झांकते, परखते, परेशान होते हैं और अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं कि ताकि आने आने वाला वक्त जो है वो बेहतर साबित हो सके। एक बेहतर दुनिया का ख्वाब देखने वालों को आपने लगातार इकट्ठा किया है, इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं। मुझे पहले ये हुक्म हुआ है और रजी भाई यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरे सीनियर हैं, तो उनका कोई भी हुक्म टालना मेरे बस की बात नहीं है। अलीगढ़ के ट्रेडिशंस के हिसाब से अगर मैं शुरुआत करना चाहूँ रैशनैलिटी के ऊपर, तो उससे पहले दो मुबारकबाद और दे दूं जिसके बारे में बात हो रही थी। एक तरफ तो द मैन हु वाज almost irrationality personified has been defeated in United States of America. So the majority of people in America, at least majority of people, if not everybody, has rejected irrationality of the kind that we saw during the past 4 years. मैं गेयर बदलता रहूंगा उर्दू जबान से और हिंदी और अंग्रेजी के बीच में, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने हिंदुस्तान में मुझसे कहा कि आप हिंदी में जरूर कुछ ना कुछ बोलते रहिएगा ताकि हम भी चीजों को समझ पाएं। सो लेट मी टेक यू बैक टू हिस्ट्री, our collective memory. Imagine a time when India is almost at the verge of getting freedom from the most powerful imperialism of the world. There is a man who is in his 40s sitting in a jail
and he is writing a book. This is the period when India has been completely squeezed of its wealth. It has seen repeated famine, repeated all kinds of problems, and the Hindu fundamentalist and the Muslim fundamentalists are collaborating with the British government to divide the country. Most of the leaders were in jail, and there is this man who is writing his book. I'm talking about 1995. And after 1 year, this book comes out in print form in 1946. And it creates a flutter in many, many areas and is known as one of the best books in history. This man is highly respected in the country, across the country. His fame has crossed the borders and he is known abroad in the world. And within this book, he devotes about 10 to 15 pages to what he calls as scientific temper. Though this phrase, scientific temper, was already in the literature in Western world, but this particular man, who is going to become prime minister, first prime minister of the country, is a thorough politician. He has, to his credit, done only tripos in London as far as science is concerned. So then onwards, we would assume that he has nothing to do with science. Yet he comes up with a phrase called science and then tries to define it. It's almost a miracle that a politician comes up with the definition of what is called scientific temper. Let me quote him. He says that mere application of science and technology will not be a sufficient condition. What is needed is the scientific approach, the adventurous and yet critical temper of science, the search for truth and new knowledge, the refusal to accept anything without testing and trial, the capacity to change previous conclusions in the face of new evidence, the reliance on observed facts and not on preconceived theory, the hard discipline of mind. All this is necessary, not merely for the application of science, but for life itself and the solution of its many problems. Now, even if you disagree, even if you are unable to understand the gravity of each word that he has chosen to define scientific temper, the beauty of the language itself reveals itself to the reader. And only for the beauty of the language, this should be read again and again. It's a famous quotation, but he goes on and on. He says that scientific temper is the temper of a free man. He also says that scientific temper is the application of method of science beyond the four walls of laboratory. Now, this is his understanding. The most amazing question that came to my mind when I was reading long ago this book was that how come a politician who is engaged actively in freedom struggle, he is organizing the whole country, and country is at the verge of independence, then he should be busy with something else and not thinking about scientific temper. Why should he be thinking about scientific temper during that period, which is the most
active period, and India is passing through a great crisis, not only in terms of economics, but also the communal hatred, the violence perpetrated by communal forces is also at the peak during this period. It is amazing. And it has always amazed me when I've tried to answer this question. But remember that this debate on scientific temper, not in this phrase, in the form of this phrase, but this debate on scientific temper started in India in 19th century. Let me also quote Raja Ram Mohan Roy when he writes his famous letter to Governor General. He says the Sanskrit system of education would be best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British government. But as the improvement of native population is the object of the government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing mathematics, natural philosophy, chemistry, and astronomy with other usual sciences. ये राजा राम मोहन रॉय 1823 में खत लिख रहे हैं. And then we see a whole galaxy of scientists who have been not only trying to perfect science, because they see that is the only way to fight the imperialism and get out of clutches of this slavery. They are also trying to popularize science. Most of the big scientists of that period, right from J.C. Bose to C.V. Raman to Homi Jahangir Bhabha to S.S. Bhatnagar, name anyone, Satyan Bose, anyone, all of them were extremely good communicators of science. And they were discussing science not only in terms of pure scientific, energized the scientific community of that period and young ones to participate in the freedom movement. This is what is happening in the country over about 90 years. And when this political leadership, right from Mahatma Gandhi to Maulana Azad, to the political leaders of the left movement, communist movement, were in direct touch with the best mind of the people in India, whether they were scientists, poets, writers, they were directly in touch with these people in the sense that most of them were personal friends. So the grooming of the political leaders as political leaders in the country was happening through the incubators in various fields who generated ideas, who sprouted ideas and new, modern, beautiful ideas for a country that was to be after 1947. So, on the one hand, this grooming was happening. On the other hand, all the leaders were intellectuals of the first kind, and they could have chosen any field of intellectual activity for themselves and would have probably excelled in that. So they were intellectuals themselves, they were political leaders, and they were interacting on daily basis almost with not only the intellectuals within the country, but
across the world. We see how Gandhi and others were corresponding and meeting the best of the poets, the best of the writers from across the world. So this is the leadership which is emerging over a period of time. And that is why Nehru could talk about scientific temper the way he talked about it, the way one would try to convince the entire country that scientific temper is going to be the basis for the construction of this new country. It is amazing, again, that Nehru's vision and the vision of our leaders of that time is translated into the most beautiful book that has ever been written in India, which is known as Constitution of the country. And as I keep saying that the Constitution of India has a spirit, उसकी रूह जो है, हमारे संविधान की जो रूह है, उसके अंदर साइंटिफिक टेम्पर मौजूद है. अदरवाइज एक ऐसा समाज जो हर सूरत से बटा हुआ है, ऐसा समाज जो दलितों के कान में सीसा पिघला के डालने की बात करता है, अगर उनके एक शब्द भी चला जाए वो कह रहा है एजुकेशन फॉर ऑल. एक ऐसा संविधान है जहां औरत मर्द की बराबरी नहीं है, वो दोनों को बराबरी दे रहा है. एक ऐसा समाज जिसमें हर एक को व्यवसाय करने की इजाजत नहीं है. उस समाज के अंदर ये किताब कह रही है कि फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन हम दे रहे हैं हर एक हिंदुस्तानी को. सो अगर हम उसको देखना शुरू करें तो हमें लगता है कि समाज के बीच में और इस किताब के बीच में दूरी है. फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से 600 एमपीज जो शायद घर में औरत मर्द की बराबरी नहीं समझते थे, जो शायद दलितों के हाथ का पानी नहीं पीते थे, उन्होंने इस किताब के ऊपर साइन किया और हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री की शक्ल में हमारे सामने 1952 में उभरा. दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री, the largest democratic country was born on that day. मेरी समझ में सिर्फ यही आता है that the power of the idea of scientific temper itself was such that most of the people who did not believe in scientific temper, those who did not believe in equality of human beings, those who did not believe in equality of gender, those who did not believe that everybody should be educated in the country, they had to sign it. This was a miracle, if you ask me. But the most important thing is that when Nehru becomes Prime Minister of the country, then there are debates around this whole notion of scientific temper. There are formal and informal, big, large gatherings of scientists and intellectuals who debate what this scientific temper is all about and how are we going to construct this country around the idea of scientific temper, scientific rationality, and scientific vision. Another miracle happens. And most of the people do not realize how important that miracle was. It happened in 1958. In the parliament, there was a resolution moved, and the resolution is today known as SPR, or Scientific Policy Resolution. This particular resolution was moved in the parliament, and normally what happens when you have some motion or some resolution, then you say that whoever is proposing that from the party, whichever party it is, would say that this is placed on the table and now the debate should start. But here is a resolution which is moved by the Prime Minister of the country.
The Prime Minister rises and says that every is extremely important. Therefore, I'm going to read the entire resolution. This is the only resolution probably in the parliament which was read in entirety. Every word was read there. And then only the debate started. Normally, what happens in parliament? The opposition says that the resolution is not acceptable. If suppose the resolution is acceptable, then opposition says amend this paragraph, remove this, etc., etc. The resolution is normally, or motion is normally criticized vehemently. But what happens to this resolution? Member of parliaments who were in opposition, including communists at that time, rise one by one and accuse the government of not moving this resolution earlier. Some of them accuse the government that had they moved this resolution earlier instead of 1958, the two rolling 5-year plans would not have failed. There is a consensus in the entire intellectual world within India around this notion of scientific temper. That without scientific temper, without creating scientific temper in the country, we cannot progress. This is what is happening repeatedly. In 1976, India becomes the first country where in the constitution is amended, and within the duties of citizen, one of the duties assigned is spreading scientific temper, spirit of inquiry in humans. There was no constitution like that before in constitution. China has included it in their constitution, but that was the first time such a resolution was passed, and after that it was included in the constitution. Why was this happening? What was this happening in the country? Every time India passed through a problematic period, whether it's 58, whether it's 76, we know the emergency, and whether it's 80s when the terrorism in Punjab was at its peak, we went back to scientific temper, debate. And almost all circles discussed what is this scientific temper repeatedly, because it remains a hazy idea. And as science progresses, the definition of scientific temper also should be discussed and rediscussed again and again, which is what we did. But other than this scientific community, those who did not believe in constitution, those who did not believe in rationality, those who did not believe in scientific temper or scientific methodology, what were they doing? They were trying to construct what I call as factories which churned out myths and superstitions one after the other. They constructed modern factories, and the product they produced in the country was superstition and myths. They had following. They could sell this product. They knew that they can amass huge amount of wealth and huge number of followers across the country. And 70s onwards, we see this assault going on. They amass huge wealth and top
10 Babas, if you see today on Google, have crores and crores of rupees, huge amount of wealth in terms of both artifacts, gold, and land. So they were grabbing the land across the country and they were amassing this wealth. They were churning out the product that I call superstition in modern world, in modern India. And these were run by the best of the probably management that was available to them. Now, when we were trying to construct, when those who believed in rationality and scientific temper were trying to construct India based on scientific rationality and science, these people were trying to erode that base. And then there is this new generation of political leaders is born. And I'm sure you would have seen those clips who have been circulated on social media, where you see right from Vajpayee to Advani to Modi to Murli Manohar Joshi to all of them going to Babas, touching their feet and expressing their obeisance. What is this happening? It is completely opposite to the kind of grooming that the freedom movement leadership had seen. They were groomed in an environment where best of the mind, including best of the scientists, were around them. Here is the political leadership which is emerging out of an environment of Babas, gurus, etc., etc. So when they come to power, what happens? It is expected that there will be an assault on the science and scientific temper. It was not something very unexpected. The Prime Minister of the country, as opposed to what Nehru had said, when the Prime Minister of the country said that India would be built on the basis of scientific temper, down the line, administration followed the policies, made the policies. Here, within 1 month of joining his office, the Prime Minister of the country addresses a gathering of scientists and doctors. What does he say there? He says that Ganesh ji is the evidence of plastic surgery in ancient India. He says Karan is also an evidence of genetic engineering. You can laugh at it. And most of the people laughed. There were articles written, there were caricatures made, there were many people who laughed. But I think such assertions were made by many Babas, many illiterate people who could be brushed aside. But when a Prime Minister of the country says such a thing, it's serious. At least I, as a scientist, couldn't laugh because I knew what is going to happen. You see, a
complete shower of irrationality after that. And let me point out some of these. That he himself continues, by the way, and very shamelessly, continues to make such assertions that surgical strike can be made when there are clouds. It is safe to go and do surgical strike. He says that tea can be made out of the gas which comes from drainage. He tells children that there is no global warming. People who get old feel uh, both heat and cold intensely. There is no global warming happening. And he goes on and on saying such things. For me, each of these statements are serious because these statements are being made by the Prime Minister of the largest democracy in the world. And what happens to his ministers? Minister of MHRD, which is responsible for education in the country, says that since our ancestors have never seen बंदर इंसान बनते हुए क्योंकि हमारे पूर्वजों ने नहीं देखा है, इसलिए मैं डार्विनिज्म में यकीन नहीं रखता और ये हमें एजुकेशन सिस्टम से पढ़ाना हटा देना चाहिए. It's serious. For the first time in the country's history, scientific community rises and passes a resolution against this assertion, this statement. It has never happened. Most of the scientists do not, in fact, indulge in political statements. But you have also seen that. Against Trump, for the first time, scientific community of the United States, in their scientific journals, and the most reputed scientific journals, passed resolutions saying that don't vote for Trump. I can go on and give you many examples, but again, you can say that, okay, fine. There is one prime minister, tomorrow we can change it. There is some minister who is scientifically an idiot, maybe we can change it tomorrow. But no. What happens is that the meager amount that is allocated to science and technology is diverted to now pseudoscience. In IITs, there is money that is given to work on Panch Gavya, which means Gaumutra, etc., etc. IIT Kharagpur is asked to include, and it is included in their course, the Vastu Shastra. There is a project which is launched to find the mythical river Saraswati. There is a project which is launched to find whether we can find Sanjeevani Bhuti or not. There's a project which is launched to find Ram Setu. This is what happens. That science is itself now on the receiving end. When Prime Minister of the country makes a scientifically irresponsible statement, then it gets translated into policies. And we are now, as a country, on the receiving end, where not only rationality is being attacked on daily basis, but science itself is under attack. However, let me conclude by not a very unhappy note. During the corona crisis, we have seen how people have rejected myths and superstitions. One of the surveys that I conducted along with my friends shows very clearly that all efforts to spread irrationality and superstition have been rejected
by the public that we call as illiterate people. I do not know even one single shop where somebody is spraying your hand with Gaumutra. Instead, even the thelewalas in Delhi and other places are using modern sanitizers to sanitize their hands. There's no one who is using cow dung, as it was claimed that would save you from virus, etc., etc. People have completely rejected what mullahs and pandits told them. There's no one who is giving you taweez or something that will save you from corona. People have completely rejected. So I'm sure that in times to come, people will also cast their vote against those who are extremely scientifically ill-tempered. The last thing I would say is that scientific temper, spreading scientific temper, is not a scientific project only. It is a political project, and therefore हमारे साथी चार साथी अपनी जान गंवा चुके हैं. हमें दाभोलकर को याद करना होगा, हमें पंसारे को याद करना होगा, हमें कलबर्गी को याद करना होगा, और हमें गौरी लंकेश को याद करना होगा. सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी ये जब यही हालात पैदा हुए तो वहां भी लोगों ने जान गंवाई है. ये एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है. इस पॉलिटिकल प्रोजेक्ट में हमारे ऊपर अटैक भी होगा और हमें शायद जान का खतरा भी लाहक हो. मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान अपने और जितने साथी पड़ोसी मुल्क हैं उनसे सबसे बड़ा फर्क यही महसूस होता है कि हम हिंदुस्तान के अंदर साइंटिफिक टेम्पर पे डिबेट हुई, इसलिए हमारी डेमोक्रेसी आज भी स्टेबल है. इसलिए हमारी डेमोक्रेसी आज भी जूझ रही है उन लोगों से जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही तबाह कर देना चाहते हैं. वरना हमारे पड़ोसियों के पास तो जाहिर है कि डेमोक्रेसी बहुत ही फ्रेजाइल रही है. हिस्ट्री 70 साल की पिछले यही बताती है. अगर ये फर्क भी खत्म हो गया तो फिर हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी का बचना मुश्किल है. और इसमें आप लोग जो हिंदुस्तान से बाहर हैं उनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मुझे देखने को कम से कम सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहे हैं जो बैठे वहां पर हैं, जो आपके साथ हैं, जो इसलिए वहां गए हैं कि वहां साइंटिफिक टेम्पर और सेक्युलर वैल्यूज हैं. वो आज वहां से बैठ करके हिंदुस्तान की साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर और सेक्युलर वैल्यूज के ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं. आपकी ये लड़ाई वहीं लड़ी जाएगी. मैं समझता हूं कि आप ये लड़ाई जरूर लड़ेंगे और हम और आप मिल करके इस लड़ाई को हिंदुस्तान के लिए और दुनिया के लिए जीतेंगे. हर हिंदुस्तानी दुनिया के 7 लोगों में से एक है. इसलिए अगर हिंदुस्तान के साथ कुछ होता है तो वो पूरी मानवता के साथ होगा. इसकी जिम्मेदारी आप पर भी है और हमारे ऊपर भी. बेहद शुक्रिया. बहुत खूब भाई रजा. वाकई साइंटिफिक टेम्पर की जो नेहरू ने बात की थी, अगर वो ना होता तो जितनी दिन तक चला हिंदुस्तान इस जगह पे और बहुत कुछ हासिल किया. अब आप देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन वट एवर वी कैन डू. आई विश कि हम हमारे आपको सुनने के लिए हमारे रेगुलर और भी बहुत से लोग होते, बट फॉर सम रीजन देयर आई एम मिसिंग देम अ लॉट. तो अब आप इतनी अच्छी स्पीच, इतनी रैशनैलिटी की बात और साइंटिफिक टेम्पर के बाद अब आप दिल की तरफ जा रहे हैं, जैसा दानिश इकबाल साहब ने कहा. तो ये दिमाग से दिल का सफर जो है ना, ये आप ही तय करें और उसमें जो कुछ वो करना चाहे दानिश इकबाल साहब कर सकते हैं. मैं तो सुनने के लिए बैठा.
दानिश भाई, आप म्यूटेड हैं। जी, अब मेरी आवाज आ रही है? जी, हेलो, जी 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 क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल बहुत बिल्कुल। जी हाँ, जी हाँ। मेरा मतलब है कि आपने जो बातें अभी कही अपनी तकरीर में, आपकी शायरी भी वही बातें कहती है, उसमें कोई फर्क नहीं है। यही तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो दिमाग से दिल का सफर नहीं है, आपकी शायरी दिमाग से दिमाग की जानिब ही ले जाती। तो इरशाद तो फिर इंसान, दिल दिमाग में गया क्या? अ, दिल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते नहीं है, और सिर्फ और चाहते हैं कि हम लोग भी मतलब दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करें। जी, जो इरशाद साहब, जरूर आवाजें हम लोगों को अपने कलाम से। अब आप म्यूटेड हैं। अब आप म्यूटेड हैं। आवाज नहीं आ रही। आप म्यूटेड हैं। आई डू नॉट नो कि आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, नो रीजन। रफत, कौन सा? हाँ, लिख रहा हूँ। जी 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 जी, अब आपकी आवाज आई। अब आ जाएगी जी। जी बिल्कुल। वो मेरी आवाज नहीं जा रही थी तो मुझे चैट में लिखना पड़ रहा था कि आई एम म्यूटेड। कुछ पुरानी कुछ नई आपके सामने पेश कर देता हूं। मेरे पास वक्त कितना है वो बता दीजिए आप ताकि गुबार ना करे। नहीं, 10-15 मिनट अगर चल सकते हैं, 15-20 मिनट भी चल सकते हैं। जी जी, बेहद शुक्रिया। पहली नज्म मैं जो सुना रहा हूं वो काफी पहले लिखी थी। अ, एक रथ चला था जो संविधान को रौंदता हुआ आगे बढ़ा और लग रहा था कि जो उसकी जो मंजिल है वो बाबरी मस्जिद है, लेकिन असल में उसकी मंजिल जो थी वो पार्लियामेंट हाउस थी, जो हमें आज मालूम है। नज्म है नया लिबास। हम्म, नया लिबास पहनकर ये क्यों समझते हो, नया लिबास पहनकर ये क्यों समझते हो कि सारे खून के धब्बों को तुम छुपा लोगे। आहा, तो बस्तियों को जलाते रहे हो बरसों से, उन्हीं की राख है अब तक तुम्हारे चेहरे पर। सदाएं बच्चों की आती थी जब अंधेरों में तुम्हारे पैर थिरकते थे, रक्स करते थे। घरों में सिसकियां, आहें या आंसुओं की कतार तुम्हारे दिल को सुकून बख्शती रही अब तक। धर्म शराब था बांटा गया, नशा भी हुआ। धर्म शराब था बांटा गया, नशा भी हुआ, पर इस नशे में बहुत कुछ लुटा दिया तुमने। हर एक फूल से रंगों से तुमको नफरत है, न जाने कितना असासा जला दिया तुमने। ओह, हर एक बात में नफरत के बीज बोते रहे, फसल खड़ी है तो अब काटने को आए हो। फरेब झूठ की बैसाखियों पे चलते रहे, और अब जो पैर निकाले हैं जाने क्या होगा। शहर शहर को जलाकर हमेशा तुमने कहा, यही है मुल्क की खिदमत, यही वतन से है प्यार। ओह, तुम्हारे कदमों की आहट से दिल दहलता था, तुम्हारे कदमों की आहट से दिल दहलता था। तुम्हारे बढ़ते कदम अब भी वहशियाना हैं, ये भूल जाएं और अब सब तुम्हारे साथ चलें। तुम्हारे हाथों के खंजर, छुपे हुए त्रिशूल, चमकते भालों को भूलें तुम्हारे साथ चलें। दहकते शोलों को भूलें तुम्हारे साथ चलें। ओह, तुम्हारे साथ चलें और मौका दें। क्या बात।
तुम्हारे साथ चलें और तुमको मौका दें कि आग खून से आंसू से दिल नहीं बहला, वतन को तोड़ना टुकड़ों में अभी बाकी है। बहुत करीब हो तुम तख्त ताज से माना, मगर ये जो राख है हिटलर की नरक जाती है, वो नरक जिसका जमा जिस्म ही तो ईंधन है, वो नरक जिसमें मोहब्बत चिता पे रोती है। मैं साथ आऊं तुम्हारे और तुमको मौका दूं, मैं साथ आऊं तुम्हारे और तुमको मौका दूं, वही करोगे जो नस्लों के बूझने वाले, वही करोगे जो धर्मों के मानने वाले तमाम मुल्क में करते रहे हैं आज तलक। मैं साथ आऊं तुम्हारे और तुमको मौका दूं, मैं कैसे बच्चों को, फूलों को, सारे रंगों को, मैं सारे खून के कतरों को कैसे धोखा दूं। वाह, लिबास कोई भी, लिबास कोई भी हो, लिबास कोई भी हो तन को ढांप सकता है, लिबास कोई भी हो तन को ढांप सकता है, ये जहन सोच तरीके छुपा नहीं सकता। नया लिबास पहनकर ये क्यों समझते हो कि सारे खून के धब्बों को तुम छुपा लोगे। क्या बात, क्या बात, कितना सही, माशाल्लाह। शुक्रिया भाई। अभी ऐसा हुआ था कि जी टेलीविजन ने एक नज्म, एक गजल जिसका जिक्र, जिसके 2-3 शेर दानिश भाई ने भी आपको सुनाए, उसके ऊपर 3 दिन तक मेरे ऊपर देशद्रोही का तमगा लगा करके जी चलाते रहे। बहरहाल बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी, ये अलग बात है। तो वो गजल के कुछ शेर सुन लीजिए। जरूर। धर्म में लिपटी वतन परस्ती, क्या क्या स्वांग रचाएगी। वाह, धर्म में लिपटी वतन परस्ती, क्या क्या स्वांग रचाएगी। मसली कलियां झुलसा गुलशन, जर्द खिजां दिखलाएगी। यूरोप जिस वहशत से अब भी सहमा सहमा रहता है, यूरोप जिस वहशत से अब भी सहमा सहमा रहता है, खतरा है वो वहशत मेरे मुल्क में आग लगाएगी। खतरा है वो वहशत मेरे मुल्क में आग लगाएगी। जर्मन गैस कदों से अब तक खून की बदबू आती है जी। जर्मन गैस कदों से अब तक खून की बदबू आती है कि वतन परस्ती हमको उस रास्ते ले जाएगी। अंधी वतन परस्ती हमको उस रास्ते ले जाएगी। नफरत में जो पले बढ़े हैं, नफरत में जो खेले हैं, नफरत आगे, नफरत देखो आगे आगे उनसे क्या करवाएगी। अंधे कुएं में झूठ की नाव तेज चली थी मान लिया। वाह वाह वाह, अंधे कुएं में झूठ की नाव तेज चली थी मान लिया, लेकिन बाहर रोशन दुनिया तुमसे सच बुलवाएगी। ये मत खाओ वो मत पहनो, इश्क तो बिल्कुल करना मत, देशद्रोह की छाप तुम्हारे ऊपर भी लग जाएगी। और इसी का एक गजल का शेर है कि फनकारों से पूछ रहे हो क्यों लौटाए हैं सम्मान। और जब मैं ये शेर पढ़ रहा था तो सारे ऐसे फनकार पीछे बैठे थे जिन्होंने सम्मान नहीं लौटाए थे। फनकारों से पूछ रहे हो क्यों लौटाए हैं सम्मान, पूछो कितने चुप बैठे हैं शर्म उन्हें कब आएगी। पूछो कितने चुप बैठे हैं शर्म उन्हें कब आएगी। आखिरी शेर है कि ये मत भूलो, ये मत भूलो अगली नस्लें रोशन शोला होती हैं। ये मत भूलो अगली नस्लें रोशन शोला होती हैं। आग कुरेदोगे चिंगारी दामन तक तो आएगी। आग कुरेदोगे दामन तक तो आएगी। बहुत शुक्रिया इस गजल के सुनने का। ये जब हंगामा हुआ तो बहुत सारे दोस्तों के हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर से टेलीफोन आए, अपना ख्याल रखिएगा भाई इतना क्यों बोल रहे हो वगैरह वगैरह। इसमें 3 तरह के लोग थे। एक वो दोस्त थे जो सही परेशान थे कि भाई अब ये बड़ी आफत में बदल सकता है। अपना ख्याल रख।
दूसरे वो थे जो ये परेशान थे कि इन्होंने ये हरकत कर दी तो अब हमें भी साथ खड़ा होना पड़ेगा, हमारे लिए भी परेशानी खड़ी कर दी। और तीसरी तरह के वो लोग थे जो ये कह रहे थे कि देखा, बहुत कलम चला रहे थे, अब भुगतेंगे, अच्छा है। अच्छा। तो इन सब के जवाब में एक नज्म, जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, जब सब ये कहें कुछ सोचो तो, जब सब ये कहें कुछ समझो तो, जब सब ये कहें है वक्त बुरा, जब सब ये कहें ये वक्त नहीं बेकार की बातें करने का, जब सब ये कहें कलियों का चटकना क्या कम है, फूलों का महकना क्या कम है, बिंदिया का चमकना क्या कम है, शाखों का लचकना क्या कम है, जुल्फों का बिखरना क्या कम है, प्यालों का छलकना क्या कम है। वाह। जब इतना है कहने को, जब इतना कुछ है लिखने को, क्या जिद है कि ऐसी बात करो जिस बात में खतरा जान का हो, क्या जिद है कि ऐसी बात करो जिस बात में खतरा जान का हो, जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, तब समझो पतझड़ रुत आई, तब समझो मौसम तार का है, तब सहमी सहमी रूहों को ये बात बताना लाजिम है, आवाज उठाना लाजिम है, हर कर्ज चुकाना लाजिम है। बहुत खूब। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, तब समझो कहना लाजिम है, मैं जिंदा हूं, सच जिंदा है, अल्फाज अभी तक जिंदा हैं, अल्फाज अभी तक जिंदा हैं। क्या बात, बहुत खूब, जबरदस्त। तो कुछ असर हुआ लोगों पे? बहुत शुक्रिया आपका। अभी आप तक पहुंची होगी खबर जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, खासतौर से हमारे दोस्त प्रशांत भूषण के साथ, जी उसके ऊपर एक नज्म है, वो सुन लें अगर वक्त बचा है तो, जी जी। अगर वक्त नहीं बचा है तो मैं बंद करूं। नहीं, सुना है। माय लॉर्ड, हाँ मेरा जुर्म है संगीन, बहुत ही संगीन, हाँ मेरा जुर्म है संगीन, बहुत ही संगीन, मैंने इस दौरे ज़बांबंदी में लब कुशाई की जो जुर्रत की है, जुर्म है, जुर्म है, जुर्म की जो चाहे सजा दें मुझको, आप हैं जिल्ले इलाही माय लॉर्ड, आपका काम है इंसाफ तो इंसाफ करें, आपका काम है इंसाफ तो इंसाफ करें, आप आजाद हैं इंसाफ को जो चाहे शक्ल दें मंजूर, आप आजाद हैं इंसाफ को बदला कर दें, आप आजाद हैं इंसाफ को बदला कर दें, आप आजाद हैं इंसाफ को लब सीने का औजार बना दें माय लॉर्ड, आप आजाद हैं इंसाफ के खंजर से हर एक उंगली को, आप आजाद हैं इंसाफ खंजर से हर एक उंगली को काट कर फेंक दें, और काटें तो कुछ ऐसे काटें कोई उंगली किसी यार हो रही है हैं? रुक जाऊं? नहीं बोलिए। जी जी जी, सॉरी। काट कर फेंक दें और काटें तो कुछ ऐसे काटें कोई उंगली किसी हाकिम पे कभी उठ न सके, आप आजाद हैं इंसाफ को एक बेत में ढालें जिससे सर उठाए कोई गर उसको सजा दें, जैसे कोई स्कूल के बच्चों को सजा दे। है संगीन, बहुत ही संगीन, आप जो चाहे सजा दें मुझको, गर इजाजत हो तो कुछ और भी मैं अर्ज करूं, गर इजाजत हो तो कुछ और भी मैं अर्ज करूं, हमको इतिहास बताता है कि हर दौर खिजा में यूं ही फूल खिलते हैं तो खिलते ही चले जाते हैं, एक बादल किसी कोने से उभरता है कहीं और सहरा पे बरस जाता है, नंगे पेड़ों की शाख पे बैठी कोयल गाने लगती है तो गाती ही चली जाती है, यूं ही हर सिमत से आती है सदा, यूं ही हर सिमत से आती है सदा, वादियां गूंजने लगती हैं उसी नगमे से, और कोई कितना भी चाहे कि उसे कैद करे,
नगमा हर कैद से आजाद बिखर जाता है, वाह नगमा हर कैद से आजाद बिखर जाता है। वाह, बेहद शुक्रिया। जबरदस्त नज़म। बहुत शुक्रिया। तो प्रशांत भूषण साहब के साथ फिर क्या हुआ आखिर में? आखिर में उनके ऊपर 1 रुपए का फाइन लगाना पड़ा। लगाना पड़ा इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट की भी इज्जत रखनी थी। वो 1 रुपए ने रख ली। मेरा उसके ऊपर यही कहना था कि ये कीमत पता नहीं किसकी थी, प्रशांत भूषण की थी या सुप्रीम कोर्ट की थी। कोर्ट ही की थी। प्रशांत भूषण की तो कीमत बहुत बड़ी थी, इसलिए कि भी कोर्ट को अपना जवाब रखना था, अपना चेहरा रखना था। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आप दानिश भाई ने कहा जी कि मैं इश्किया नज़में नहीं लिखता, मैं इश्क के बारे में बात नहीं करता। उसकी 2 वजह हैं। एक तो वजह यह है कि इश्क पर जितना कुछ लिखा जाना था लिखा जा चुका, मतलब सही बात। कई सदियों से लिखा था। नई टेरिटरीज इश्क में और दूसरी ओपन नहीं होगी। और दूसरी बात, बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मुशायरा था, मुशायरे के बाद मैं एक और नज्म पेश कर रहा हूँ जी जी और ये जो तमहीद है ये उसी का हिस्सा है और दानिश भाई का जवाब भी है इसमें कि अकेला खड़ा था मैं, पीछे मुशायरा खत्म हुआ तो आप जानते हैं मुशायरे के पीछे का हिस्सा जो है वो डार्क होता है काफी, वहां लोग आ जाते हैं, अपने अपने पसंदीदा शायर को घेर लेते हैं वगैरह वगैरह। मैं अकेला खड़ा हुआ था। एक बच्चा आया जो मेरे पास आया खाली और बोला आपके लिए रुका हुआ था। मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं, आप साइंटिस्ट हैं, कुछ अच्छी शायरी नहीं कर सकते? मैं अपनी जगह पे हिल गया। आपकी शायरी में बड़ा खून खराबा ये वो होता है, कुछ उगते हुए सूरज, ढलती हुई शाम, खिलते हुए फूल, लहराती हुई जुल्फों पे आप नहीं कर सकते। तो ये बात दिल को लग गई, नज्म पेश कर रहा हूं आपके सामने। ओके। मैं चाहता हूं कि पर्वत पे एक नज्म लिखूं। मैं चाहता हूं कि पर्वत पे एक नज्म लिखूं, एक ऐसी नज्म जो पहले कभी लिखी न गई। मैं चाहता हूं कि झरनों का बांकपन लिख दूं, ये चाहता हूं कि कागज पे काले लफ्जों से करूं मैं सब्त किसी शाम का तमाम सहर, करूं मैं सब्त किसी शाम का तमाम सहर, धनक के रंग से खेलूं, लिखूं कि कुदरत ने मेरे कलम के लिए ही रचे हैं राज ये सब। मैं चाहता हूं किसी शाम बैठूं फुर्सत से, वो शाम ऐसी हो जिस पर गुमा हो सुबह का। मैं तेरी आंखों की, जुल्फों की, तेरे होंठों की, तेरे बदन की, तेरे पैरहन की बात करूं। कोई ख्याल ना, बस ख्याल हो तेरा, कोई ख्याल ना हो बस ख्याल हो तेरा, तेरे ख्याल में भीगी हुई हो सारी फजा। मैं चाहता हूं कि सर्दी की एक सुबह हो, मेरी बयाज मेरे पास हो लौह कलम, मेरे करीब हो बरगद का पेड़ जो मुझसे जमाना पहले ये सरगोशियों में कहता था, बचा के रखना ये उम्मीद और ये भोलापन, बचा के रखना ये उम्मीद और ये भोलापन, वो सारी राज की बातें मैं हूबहू लिख दूं। मैं चाहता हूं कि कोहरे की एक चादर हो, मैं अपनी आंखों में आंसू लिए वहां जाऊं जहां पे छोड़ के आया था अपने बचपन को। कलम की नोक से मैं फिर उन्हें तलाश करूं जो रिश्ते छूट गए और कभी न लौटेंगे। कलम की नोक से मैं फिर उन्हें तलाश करूं जो रिश्ते छूट गए और कभी न लौटेंगे। मैं कड़वे नीम के नीचे बनाऊं एक क्यारी, मैं नन्हे हाथों से पौधे लगाऊं फूलों के, बहार आए तो सब बांट दूं समाने में। बहार आए तो सब बांट दूं जमाने में। मैं चाहता हूं मगर फुर्सते सुखन तो मिले, मैं चाहता हूं मगर फुर्सते सुखन तो मिले, मैं चाहता हूं मगर तीरा शाम गम तो ढले। ये आग खून की बारिश, ये आंसुओं की झड़ी, कदम कदम पे ये नफरत का सर बुलंद जुनूं। हकीकतें के जो बिखरी है मेरे चारों तरफ, हकीकतें के जो बिखरी है मेरे चारों तरफ, ये 4 रोज की मोहलत तो दे मुझे हमदम।
कहीं तो शम्मा जले, कहीं तो शम्मा जले और कहे कि फुर्सत है, लिखो वो नज्म जो पहले कभी लिखी न गई, लिखो वो नज्म जो पहले कभी। क्या जबरदस्त है, वाह वाह वाह, कमाल है भाई। बेहद शुक्रिया मोहब्बत का। दानिश साहब, अब ये इश्क की कहानी थी तो मतलब दिल से लिखी गई थी ये, इसमें दिमाग का नहीं था। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। अब इस वक्त मेरे ख्याल से ये वक्त तो हमारा आपका कहने का ख़त्म होता है, लेकिन हमारे जो सामीन हैं, ऑडियंस जो है यहाँ, अगर वो बात करना चाहे, रफत आर यू देयर? जी, सलाम अलैकुम। वो पूछ ले, किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ डिस्कस करना है तो रफत। जी शुक्रिया। गौहर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त टॉक। मैं साइंटिस्ट हूँ तो जाहिर है कि ज़्यादा जो है रिलेट कर सकता हूँ उससे। तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं सवाल करने के लिए गौहर साहब से, या तो आप अपना डिजिटल हैंड रेस कर दीजिए या जो है अपने चैट बॉक्स में जो है अपनी ख्वाहिश जाहिर कीजिए। तो पहला सवाल जो है तारिक फारूकी साहब का है। तारिक भाई। तारिक साहब कहाँ अभी? तारिक भाई अनम्यूट करें। तारिक भाई तारिक भाई हैं, अनम्यूट करें। हाँ, ओके। ओके, कैन यू हियर मी? जी असल में पहले मैं अपने को अनम्यूट नहीं कर पा रहा था, आप लोग कंट्रोल में थे। ओके। अरे हम आपको नहीं कंट्रोल कर सकते। इसका ख्याल रखिएगा क्योंकि आई वाज ट्राइंग टू डू इट एंड वाज नॉट। दिखाइए, ये ऐसे नहीं चलता भाई। अच्छा, वो सवाल है, मे नॉट बी फेयर क्योंकि आई एम आस्किंग अबाउट योर ओपिनियन अबाउट अस इन यूएस। दोज इंडियंस हु बेनिफिट फ्रॉम डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन यूएस oppose it in India instead of learning from the scientific temperament here. They support obscurantists at home. Why is that so? या आप हमको वहां से देख रहे हैं कि सवाल यहाँ के लोगों का है जो यहाँ पे आके बस गए हैं, but still support something that we are benefiting here, but we don't want to see that in India. And why is that so? It's kind of not, I mean, opposed to each other. I think my response to this is that they have a very nostalgic idea of India, which is frozen in time. When they left India, they would like to go back to India of that kind. And it's a very romantic idea कि हमारे यहाँ पूजा होती थी, हमारे यहाँ नमाज पढ़ी जाती थी, हमारे घर के बराबर में मस्जिद थी, हमारे एक मौलवी साहब थे जो तावीज देते थे, हमारे घर के वगैरह वगैरह वगैरह. They want to go back to that era, and they want to freeze, in fact, India in time. Though they have gone to other places for a greener pasture, I think most of them never went there to imbibe scientific temper and rationality. Most of these people have gone there for greener pastures and have refused to accept the modernity that is offered by the nations where they locate themselves now. They also have a very, in my opinion, not an honest way of thinking. They left India for greener pastures, and they left Indian citizenship itself. But the idea of India they carried was an India which they would like to control sitting from there. And therefore they collaborate with the most reactionary forces within the country. We have seen during the Advani movement
There are a lot of money poured in from United States, United Kingdom, and other places for that movement, which is now called Temple Movement. So, in my opinion, they couldn't have collaborated with the progressive forces in the country just because they want India to be frozen in time. And whenever they want to come back to India, they would like to see that India which is fascistic in nature, which is anti-scientific temper. I don't know the psyche, but I have lost friends during this period because they have been extremely reactionary and communal. Those who went and left, they were my very good friends in IIT Delhi. And we spent a lot of time together discussing the future of the country. But today, I find them most reactionary in their attitude, and they also almost accuse me of being anti-national when they left the country, and I remain in India. Even then, they call me anti-national. So, और sorry, कोई सब I was जी। muted. Thank you very much. आपका answer makes a lot of sense to me. And both your lecture and also your poetry was excellent. Thank you very much. Thank you. तो गौहर साहब कोई सवाल नजर नहीं आ रहा, तो फिर मैं ही सवाल कर लेता हूं आपसे, फिर उसके बाद जी। रजी भाई जो है रैप अप करेंगे, कैमरॉन साहब उसके बाद सवाल करेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि मैं जो हूँ साइंटिस्ट हूँ ज़ाहिर है, और मैं बिलीव करता हूँ इंट्रोस्पेक्शन में, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में। आपने इस गवर्नमेंट के बारे में बात किया, उनकी हुकूमत है, उनकी आइडियोलॉजी है, ठीक है, वो जो भी कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो समझ में आता है, क्योंकि वो जो है इससे पॉलिटिक्स। लेकिन आपका मुस्लिम्स के बारे में क्या ख्याल है? जब सर सैयद के ज़माने में एंटी साइंस मूवमेंट इतनी जोर पर था और 68 जो है फतवे उनके खिलाफ जो है जारी किए गए, तो मुस्लिम्स के बारे में भी आपने जाहिर रिसर्च की होगी, वो भी जो है उतने ही एंटी साइंटिफिक रहे हैं जितने कि, हालांकि वो एक गोल्डन पीरियड था, उसकी तो बात अब हम नहीं करते क्योंकि वो वक्त तो चला गया। तो क्या ख्याल है आपका उसके बारे में? क्योंकि मैं हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहा था, इसलिए जो आजकल पावर में हैं, जो ताकतें ज़्यादा मजबूत हैं, मैंने वहाँ से ज़्यादातर एग्जाम्पल्स ली। अगर पाकिस्तान के बारे में बात की जाए तो बिल्कुल ऐसी ही एग्जाम्पल्स हमको पाकिस्तान में दिखाई देती हैं। बिल्कुल ऐसी ही हमको एग्जाम्पल्स मुसलमानों के जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं दिखाई देती हैं। ख़ास तौर से फ्रांस में जो कुछ अभी रिसेंटली हुआ, उसमें बहुत सारे लोगों की जो अपने को सेक्युलर कहा करते थे, उनकी कलई खुल गई है। मैं समझता हूं कि इरैशनैलिटी, सुपरस्टिशंस एंड मिथ्स किसी एक मजहब की इजारादारी नहीं, ये सारे मजाहिब में हमको दिखाई देता है। हमको वायलेंस करने वाले लोग और उसको जस्टिफाई करने वाले लोग हर मजहब के अंदर दिखाई देते हैं, और इसलिए जरूरत यह है कि हम अगर मजहब को मानते हैं तो अपने अपने मजहब के साथ भी वही सुलूक करें जो दूसरे के साथ कर रहे हैं। हम में से जो रैशनलिस्ट हैं उनको ये उंगली उठाने का हक शायद है हमारे पास कि प्राइम मिनिस्टर ने जब गणेश जी को कहा कि वो प्लास्टिक सर्जरी का प्रमाण है, तो किसी इरैशनल मुसलमान को, किसी इरैशनल क्रिश्चियन को ये हक बिल्कुल नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उंगली उठाए। वो अपना हक खो देते हैं क्योंकि वो अपने यहां उसी तरह की इरैशनल कहानियां सुना रहे होते हैं और अगली नस्लों को इरैशनैलिटी की तरफ
धकेल रहे होते हैं। तो बेशक। मैं ये समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, चाहे वो ट्रम्प हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो जर्मन या फ्रेंच लीडर्स हों, उनको क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप खुद इर्रेशनल हैं, अगर आप मजहब को इस्तेमाल कर रहे हैं सुपरस्टिशंस को प्रोपेगेट करने के लिए, अगर आप मजहब को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए, तो ये आप हक खो देते हैं। इसलिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को के अंदर भी रिफॉर्म की जरूरत है। और ये लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं हिंदुस्तान में, जो रैशनलिस्ट हैं, जो साइंटिफिक टेम्पर में यकीन करते हैं, वही लड़ाई पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी लड़ी जा रही है। वही लड़ाई म्यांमार में भी लड़ी जा रही है। वही लड़ाई श्रीलंका में भी लड़ी जा रही है। और वो लड़ाई टर्की में भी लड़ी जा रही है इस वक्त। मैं समझता हूं कि ये क्लैश ऑफ आइडियाज जो हैं, ये अपनी एक ऐसी शक्ल में आज मौजूद हैं जहां टकराव बहुत तेज हो गया है। जी शुक्रिया। इरेशनैलिटी आखिरी बार दिए की तरह से बुझने से पहले भड़क रही होगी। ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी दुआ है कि ऐसा हो कि हम कल बच्चों को ज्यादा रैशनल दुनिया, ज्यादा साइंटिफिक दुनिया, ज्यादा साइंटिफिकली टेम्पर्ड दुनिया दे पाए। शुक्रिया गौहर साहब, यही मुझे उम्मीद थी कि आप इसी तरीके का जवाब देंगे, क्योंकि रिलीजन ने ही जितनी प्रॉब्लम की है वो सब जाहिर है। अच्छा, उसके बाद अब जो है कैमरॉन साहब हैं, और उसके बाद अब रजी भाई जो है हमेशा की तरह रैप अप करेंगे अपने सवाल के साथ। कैमरॉन साहब। Kamran left. Yeah, looks like. कैमरॉन साहब मैं देख रहा हूँ। He was here. मैंने उनको एक्नॉलेज तो किया था। खैर, आप रजी भाई सवाल पूछिए। उसके बाद गौहर साहब, बहुत ही नाइस कमेंट जो है चैट बॉक्स में है आपकी टॉक के लिए। होपफुली कि आपको शायद उसकी कॉपी मिलेगी। बहुत बहुत, या आप खुद देख लीजिए इस वक्त। बेहद शुक्रिया। Everyone is so appreciative of your rationality. रजी भाई। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने सवाल करने से पहले थोड़ा सा अनाउंसमेंट भी कर देता हूँ कि भाई इसलिए कि ज़्यादातर लोग चले जाते हैं इस बीच में। अब हमने अपना महीने के इवेंट्स का कैलेंडर बना दिया है। सो लेट मी जस्ट एज आई ऑलवेज डू फॉर द कमिंग सैटरडे और संडे। तो इंडिया के बहुत ही फेमस, आई थिंक वेरी विजिबल हिस्टोरियन Ramachandra Guha will be our next speaker on coming Sunday. This month, नवंबर के मंथ में हमने सारे अपने इवेंट्स संडे को कर दिए, क्योंकि हमारी लोकल एसोसिएशन लीगर की वो सैटरडेज को अपने इवेंट्स कर रही है सेंटेनरी सेलिब्रेशन की। तो ऑल फॉर नवंबर वी विल डू ऑन संडे एंड रामचंद्र गुहा इज आवर नेक्स्ट स्पीकर। उसके बाद के संडे को काफी पॉपुलर इंडिया का नाम है जो हर कोई जानता है, रविश कुमार, एनडीटीवी के एंकर है, सबके हर दिल अजीज रविश कुमार साहब, वो आएंगे। एंड देन आवर वेरी डियर दानिश इकबाल साहब, हर महीने के आखिर में इनसे ये हमारा एग्रीमेंट डील हो गई है कि ये उर्दू को यहाँ पे दोबारा इस तरह से जिंदा करेंगे कि सिर्फ वो शायरी ही का मामला न रह जाए। हर तरह से ये लाते हैं, कभी दास्तान के शक्ल में, लेकिन अगला इनका जो होगा वो परवीन शाकिर के ऊपर होगा। रिमेम्बरिंग परवीन शाकिर, खुशबू का सफर, है दानिश साहब, खुशबू का सफर। तो इस तरह से नवंबर हमारा फिक्स है, रामचंद्र गुहा, रविश कुमार एंड दानिश इकबाल। अब मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है जनाब कि ये जो कम्युनलिज्म का ये जो फितना है, ये मेरी समझ में आता है कि इंडिया में यूजुअली जब इतना टेम्पर था, साइंटिफिक कल्चर डेवलप हुआ और इतना कोहैबिटेशन था
supposedly, and I also believe कि बहुत ज्यादा मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है हमारी हिंदू जो है वो ज्यादातर नॉन कम्युलर रहे, यानी मोस्टली सेकुलर स्प्रिट रही उनकी। तो क्या इतनी आसानी से उनको अच्छी खासी पॉपुलेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कोई सब्सटेंस भी तो उनको प्रोवाइड किया गया, या सिर्फ प्रोपेगेंडा से वो इतना चेंज हो गए कि इतनी ज्यादा नफरत आपस में हुई? मतलब उनको सब्सटेंस के बगैर कैसे ट्रांसफॉर्म किया गया कि भाई इज देयर समथिंग विद इन द मुस्लिम्स आल्सो दैट दे फेल्ट कि नहीं ये चीजें हैं जिनकी वजह से इट्स टाइम टू टेक ए डिफरेंट अप्रोच। मतलब होता है ना कि भाई ट्रम्प के लिए भी यहाँ पे इट्स नॉट दैट दे आर टोटली ब्लाइंडेड नियोनाजीज और वाइट सुप्रीमेसिस्ट, कुछ और भी डेप्थ सब्सटेंस होता है जो दूसरे को तरफ से रिएक्ट करता है कि नहीं ट्रम्प शुड स्टे हियर एंड बिकॉज अदरवाइज द ओबामास और द हिलरीज विल डू दिस। तो वहां पे इंडिया में जब कि हमेशा ये रहा है कि साथ रहते रहे, सब एक दूसरे को, ये इतना अनसाइंटिफिक या इतना नॉन सिकुलर क्यों कल्चर डेवलप हुआ? Is it all based on propaganda? Really, they bought it so easily? Has to. You are unmuted, Gaur sir. जी, मेरा ये मानना है कि कमजोरी हमारी जनरेशन की थी। हमसे पहली जनरेशन हमसे शायद इस मामले में बेहतर रही कि वो लोगों को कन्विंस कर पाए कि हमको साइंटिफिक टेम्पर की जरूरत है। लेकिन इसकी एक और वजह भी थी, जैसा मैंने इशारा भी किया था, कि ये नेक्सस जो बाद में उभरा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। क्रोनी कैपिटलिज्म का, पॉलिटिकल लीडरशिप का और बाबाओं का, जो मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस के प्रोडक्ट बेच रहे थे। ये जो इंडस्ट्री उभर रही थी मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस की, और साथ में क्रोनी कैपिटल जो आ रहा था, वो तीनों चीजें बहुत, उनके बीच में जो तालमेल बैठा वो बहुत स्ट्रांग था। और हमें ये दिखाई देता है कि बाकी सारी ताकतें उनके सामने कमजोर सी पड़ने लगी। मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंटेटिव जरूर समझता हूं उनका सबसे ज्यादा, लेकिन कांग्रेस का जो कैरेक्टर है उसमें वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह से ना होके एक प्लेटफॉर्म की तरह से थी। उसके अंदर हमेशा से कम्युनल लोग मौजूद थे, उसमें मुसलमान कम्युनल भी मौजूद थे, उसमें हिंदू कम्युनल भी मौजूद थे। आज भी मैं समझता हूं कि मुल्क का ज्यादा बड़ा हिस्सा, कुछ देर के लिए आप उसको भड़का लीजिए, कुछ देर के लिए अर्नब गोस्वामी चीख चीख के उसके कानों में जहर भर दें, या जी टेलीविजन या और कोई टेलीविजन जहर भर दे, लेकिन ज्यादातर मुल्क का हिस्सा अगर साइंटिफिक टेम्पर को नहीं भी समझता हो तब भी पीस में यकीन रखता है, अमन में, शांति में यकीन रखता है। और जब जब ये अमन शांति को भंग करने की कोशिश की तो इन्होंने इस्तेमाल ज्यादातर इस बीच में मीडिया का किया है उसको जस्टिफाई करने के लिए। अवाम के बीच में उसका जस्टिफिकेशन उस तरह का नहीं है। इसके बावजूद कि मैं ये पहले कह चुका हूं कि मैंने बहुत सारे इस बीच में वो दोस्त खोए हैं जो बहुत कभी सेक्युलर हुआ करते थे। तो पावर में आने का और फैशिज्म की तरफ कदम बढ़ाने का अगर हम जो प्रोसेस है उसको देखें तो उसको नेगेट नहीं कर सकते। आज इस दोराहे पर खड़ा है हिंदुस्तान के आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में फैशिज्म जीतेगा या फिर सेक्युलर वैल्यूज जीतेंगे इस मुल्क के अंदर। लेकिन ज्यादातर लोग, आवाम, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, अपनी जिंदगी अमन, चैन, शांति, भाईचारे के साथ ही गुजारना चाहते हैं। हाँ, नफरतें हैं थोड़ी बहुत, एक दूसरे के साथ मनमुटाव भी है, वो सब कुछ है, लेकिन वो वायलेंस के साथ खड़ा नहीं होना चाहते। फैशिस्ट फोर्सेस
इस कम्युनलिज्म को इस्तेमाल करके हिंसा की तरफ मुल्क को ढकेल रही हैं। और हमसे गलती जो हुई है वो ये हुई है कि हम इस बीच में जब हिंदुस्तान को बनाने में लगे, हम जब साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस बना रहे थे, हम जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना रहे थे, तो हमने जनता के साथ कनेक्ट खो दिया, अवाम के साथ वो कनेक्ट खो दिया जो फ्रीडम मूवमेंट की देन था। ये हमसे सबसे बड़ी गलती हुई है और हम अवाम के पास उतनी बड़ी तादाद में नहीं पहुंचे जितनी बड़ी तादाद में ये लोग पहुंचे हैं। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं आपसे कि क्या इतनी जल्दी हो गया। नहीं, आरएसएस को 90 साल तक इंतजार करना पड़ा है। ट्रू, ट्रू। आम जनता ने उनको इस तरह से और बड़े रूप बदलने पड़े, तरह तरह के रूप पैदा करने पड़े हैं उनको। आसानी से नहीं हुआ है, उन्होंने बहुत काम किया है। तब कहीं जाकर के एक बड़े सेक्शन का उन्होंने दिमाग बदला है इस बीच में। और ये याद रखना चाहिए हमको कि वो अच्छे दिन आएंगे जो हिटलर ने नारा दिया था, उस नारे पे आए। वो इस नारे पे नहीं आए कि हम सबको कत्ल कर देंगे और खत्म कर देंगे, हम 15 लाख रुपया जमा कर देंगे। तो काफी कुछ लपेट करके धर्म में लिपटी वतन परस्ती, वो है जी 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 जी। जो परेशान कुन बात है। पर मैं ये नहीं समझता कि बहुत जल्दी हिंदुस्तान बदल गया, और आगे आने वाले वक्तों में भी मुझे पूरा यकीन है कि हमारी नई नस्ल जो है उसने सीए के एजिटेशन के दौरान ये दिखा दिया कि वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। अच्छा जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये बताएं जाते जाते आपसे क्या एक कमिटमेंट ले लिया जाए। दानिश इकबाल साहब ने और आप दोनों ने ये कहा कि किसी जमाने में पूरी पूरी साहिर की परछाइयां आप याद रखते थे और वो भी याद रखते हैं और शायद अब भी याद रखते हैं। तो एक जो है सेशन दोनों का मिल करके साहिर और फैज पे हो जाना चाहिए। जरूर। कमिटमेंट साहिर की अगले साल वैसे सेंचुरी आ रही है, अगले साल 100वां साल होगा उनका यौम पैदाइश का। जी। तो मैं इस वक्त उनके ऊपर एक किताब छोटी सी है, उनकी नज़्मों के ऊपर और गजलों के ऊपर और गीतों के ऊपर एक किताब की कोशिश कर रहा हूँ। जनवरी तो कभी भी साहिर के ऊपर अलग से करते हैं, फैज पे अलग से करते हैं, जरूर करते हैं। जी शुक्रिया गौर साहब। आप जाते जाते एक सवाल मैं कर रहा हूँ जरा सा, कि आप जाहिर है कि वहां लोगों से मिलते हैं, पॉलिटिशियन से, हर एक से, तो दे आर रियली फर्म बिलीवर। जो पॉलिटिक्स तो समझ में आती है, ठीक है, रिलीजियस पॉलिटिक्स, लेकिन वो एंटी साइंस में रियली बिलीव करते हैं, फर्म बिलीवर हैं कि नहीं, या सिर्फ अपने वोट के चक्कर में है? मैंने ये जो आप सवाल कर रहे हैं, एक टेलीविजन डिबेट में एक बड़े वक्ता हैं, वो आरएसएस में रहे हैं, बीजेपी के वक्ता हैं, वो आए थे और उस वक्त इस बात के ऊपर डिस्कशन हो रहा था कि जो साइंस कांग्रेस में ये दावा किया गया, एक पेपर पढ़ा गया कि हमारे पास विमान था पहले जी पुरातन काल में, हमारे पास विमान था, वायुयान था। तो मैंने उनसे एकदम से डिबेट के बीच में ये सवाल पूछा, वो डॉक्टर साहब हैं खुद, तो कहते तो ये उनकी तरफ उंगली उठा करके पूछा कि क्या आपको इस बात के ऊपर यकीन है, पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, आपको एज अ पर्सन, एज अ इंडियन, एज अ पढ़ा लिखा पर्सन, आपको ये यकीन है कि ये पेपर जो पढ़ा गया है ये सही है और विमान था? तो वो कुछ देर के लिए तो सन्नाटे में आ गए। बस वही मेरा वो साफ दिखाई दे रहा था चेहरे पे कि धर्म संकट है, कि इसका अब जवाब क्या दूं, मेरे अंदर का पढ़ा लिखा इंसान जवाब दे या पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी का वक्ता जवाब दे। तो यहीं पर और आखिर में भारतीय जनता पार्टी का वक्ता जीत गया।
अच्छा, but there is a hope. I think people will realize कि साइंस के बिना किसी मुल्क की तरक्की नहीं है. खैर, बहुत उम्दा साइंस वालों के लिए और नॉन साइंस वालों के लिए सबक. जी रजी भाई, रैप अप. तो रैप अप तो मेरे ख्याल से अब ये हो गया है कि भी अब मेरे ख्याल से अब आप लोग चिट चैट करना चाहें कीजिए, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं है. लोगों को बहुत अच्छा लगा आपके साथ, आपको सुन करके, आपसे बात करके, और इस उम्मीद पे कि भाई आप फिर मिलेंगे. एंड हम लोग की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और दानिश साहब आपका भी. जरूरत पे हमेशा काम आते हैं. तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे. आई विश, मुझे आज एक ही चीज की जरा वो रह गई कि हमारे ऑडियंस काफी बड़ी हो जाती है, लेकिन आज फॉर वट एवर मल्टीपल रीजंस लोग जो है दिखाई कम दिए, लेकिन फिर भी ठीक ठाक लोग थे. चलिए, कोई बात नहीं. इसकी रिकॉर्डिंग होती है तो वो रिकॉर्डिंग आपको सबको यूट्यूब पे हम लगा देते हैं और भेज भी देते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी होगा. खुदा हाफिज.